हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्स आईएएस में आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। अभी हम मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसी के आगे आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जो कि तुगलक वंश का दूसरा राजा था। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्टिंग से पहले बता दे रहा हूँ, ये भी बाइलिंगुअल वीडियो है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहेगा। तो कृपया आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों भाषाओं में आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। और मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक असेंडेड द थ्रोन इन द ईयर 1325 AD। मोहम्मद बिन तुगलक वाज द सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर है? मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक एडमिनिस्टर्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1325 AD टू 1351 AD। ठीक है, 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक शासन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपको पता होगा, गयासुद्दीन तुगलक जो था उसकी मृत्यु हो गई थी 1325 में। ठीक है, उसके बाद 1325 में गयासुद्दीन के मरने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था। तो 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक शासन करता रहा। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम देख लेते हैं। उसका वास्तविक नाम था जौना खां। ठीक है, वास्तविक नाम क्या था उसका? जौना खां। द रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वाज जौना खान। क्लियर? और दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित, योग्य और विद्वान पुरुष था। दिल्ली सल्तनत में कई वंश आए और कई राजा आए। ठीक है, तो सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित और सबसे विद्वान टाइप का आदमी अगर कहा जाए तो यही मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, हालांकि इसकी योजनाएं बाद में बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके की रहेंगी, इसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी जान लीजिए कि अगर सिर्फ ज्ञान के रूप में देखा जाए, ठीक है, विद्वता के मामले में देखा जाए, तो सबसे बुद्धिमान और सबसे क्वालिफाइड मोहम्मद बिन तुगलक ही था। हालांकि बाद में इसके कुछ काम बेवकूफ़ी के तरीके कहे जाएंगे, इसको वाइज फूल भी कहा जाता है, तो इसको आगे हम देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक वाज द मोस्ट एजुकेटेड, क्वालिफाइड एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन एमंग ऑल द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्लियर? आगे चलते हैं। अब इसके गुरु के बारे में बात की जाए तो इसका गुरु था मौलाना गयासुद्दीन। द टीचर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वाज मौलाना गयासुद्दीन। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई, लेकिन वो सारी योजनाएं असफल रहीं, क्योंकि उन योजनाओं को लागू करने में कुछ न कुछ प्रॉब्लम रही, सही तरीके से लागू नहीं की गई थी। और इन्हीं योजनाओं की वजह से आज भी एक शब्द चलता है, तुगलकी फरमान। तो तुगलकी फरमान जो शब्द आया है, ये यहीं से आया है। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये काफ़ी शिक्षित व्यक्ति था और काफ़ी क्वालिफाइड था, विद्वान था, लेकिन इसने जब भी योजनाएं लागू की तो ये बिना सोचे समझे लागू कर दिया, बिना प्रभाव को जाने लागू किया और योजना को सही रूप से लागू नहीं किया। इसलिए इसकी जितनी भी योजनाएं रहीं सब असफल रहीं, सक्सेस किसी में नहीं मिली।
इसीलिए इसको कई प्रकार की संज्ञाएं दी जाती हैं। आगे मैं इसको बताऊंगा। अभी इसको देख लीजिए, उसने योजनाएं क्या क्या चलाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई सारी योजनाएं चलाईं, लेकिन वो सारी योजनाएं असफल रहीं, क्योंकि वो सभी योजनाएं सही तरीके से नहीं चलाई गई थी। जैसे दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ठीक है, तो ये क्या है इसको भी देखेंगे। इंग्लिश में देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक लॉन्च्ड मेनी पॉलिसीज फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी, बट ऑल ऑफ वर अनसक्सेसफुल because these were not done in correct manner. For example, tax increment in Doab, capital change 1327 AD. After that, introduction of token currency. So ये सब क्या हैं इसको देखते हैं। दोआब में कर वृद्धि, टैक्स इंक्रीमेंट कर दिया उसने। दोआब क्या है? दोआब है गंगा और यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी उपजाऊ था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि ये क्षेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, इसलिए इस पर कर बढ़ा देता हूँ, यानी टैक्स इंक्रीज कर देता हूँ। लेकिन असल में उस समय इस क्षेत्र में गंगा और यमुना के बीच अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन अधिकारियों ने सुल्तान को इसकी मतलब जानकारी दिया नहीं। तो सुल्तान कर लगातार बढ़ाता गया और कर वसूलता गया। तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो गई। कुछ लोगों ने खेती बंद कर दी, कुछ अपना गांव या फिर जहां रहते थे बस्ती छोड़ के जंगलों में भाग गए, फिर उन्होंने विद्रोह किया, काफ़ी सारी दिक्कतें आईं। तो अंततः उसकी दोआब में कर वृद्धि वाली योजना, टैक्स इंक्रीमेंट की पॉलिसी अनसक्सेसफुल हो गई, असफल हो गई। ठीक है। दूसरा उसने किया था राजधानी परिवर्तन, कैपिटल चेंज। हालांकि इसको जब मेंस के लिए पढ़ाऊंगा, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक दोनों को मिला के मैं बताऊंगा एक वीडियो में, वहाँ पे मैं इन सब चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी इतना जान लीजिए राजधानी परिवर्तन क्या किया था। उसकी राजधानी दिल्ली थी और दिल्ली नॉर्थ इंडिया में है, और वो साउथ इंडिया में भी अपना प्रभाव देखना चाहता था। तो इसलिए उसने सोचा कि जब दिल्ली से दिक्कत हो रही राजधानी दिल्ली से देखने में दक्षिण भारत को, तो हम राजधानी चेंज करके दक्षिण की ओर चले जाते हैं। तो इसलिए उसने अपनी राजधानी बना दी देवगिरी। ठीक है, और देवगिरी का नया नाम रखा दौलताबाद, और वहाँ से वो चला गया दिल्ली से दौलताबाद, और लोगों को भी, दिल्ली की जनता को भी भेज दिया देवगिरी की तरफ, यानी कि दौलताबाद की तरफ। हालांकि रास्ते में उसने काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं दी लोगों को, लेकिन ना तो रास्ते की गतिविधियां और ना तो दक्षिण भारत का रहन सहन उत्तर भारत के लोगों को पसंद नहीं आया। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई। फिर बाद में ये जो मोहम्मद बिन तुगलक भाई साहब थे, इनको लगा कि जैसे हम उत्तर भारत में रहकर दक्षिण भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते, सेम उसी मैनर में हम दक्षिण भारत में रहकर उत्तर भारत को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उनके बाद जब समझ में आई तो ये काफ़ी देर हो चुकी थी। तो उनका ये जो राजधानी परिवर्तन वाला ख्याल था ये भी खराब निकल गया, और ये योजना भी खराब हो गई। अगला है सांकेतिक मुद्रा प्रचलन, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। तो इसमें क्या था कि उस समय चांदी के सिक्के चलते थे, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे चांदी की कमी हो गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि चलो चांदी की कमी हो गई, हम चांदी के सिक्के न चला के हम टोकन करेंसी चला देते हैं, सांकेतिक मुद्रा। तो सांकेतिक मुद्रा में क्या था कि उसने सांकेतिक मुद्रा में उसने चांदी के स्थान पर मिश्रित धातु के कुछ सिक्के चलवा दिए, और उन सिक्कों का मूल्य कह दिया कि ये चांदी के सिक्कों के बराबर होगा। तो अब इससे क्या हुआ कि लोग, जनता के बीच के लोग नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिए। इससे
इससे क्या हुआ कि बाहर मतलब जनता के बीच बहुत सारे नकली सिक्के बाजार में प्रचलन में आ गए। तो जब बाजार में नकली सिक्के आ गए, यही सिक्के व्यापार में चलने लगे, तो बहुत सारी दिक्कत आई। तो इस प्रकार इसको कंट्रोल करने में मोहम्मद बिन तुगलक का जो राजकोष था वो खाली हो गया, और इस वजह से ये योजना भी खराब हो गई। ठीक है। इसके अलावा खुरासान पे आक्रमण किया था, कराचिल पे आक्रमण किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो वो सब भी फेल हुआ था। उसको आगे डिटेल में हम जो मेंस के लिए पढ़ाएंगे तो उसमें रहेगा वो चीज़। अभी इन 3 चीज़ों को समझ लिए हैं। ठीक है। ये सारी योजनाएं विफल रही, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को कई नाम से विभूषित किया गया है। तो वो नाम है, जैसे लंपट मूर्ख कहा जाता है इसे, अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहा जाता है, रक्त का प्यासा या परोपकारी कहा जाता है। बहुत सारे नाम दिए गए हैं, और इन नामों को देने के लिए कुछ राइटर्स ने योगदान दिया है। उन राइटर्स ने जो नाम दिए हैं वो यही हैं, इसको हम बाद में बताएंगे। ठीक है। अभी इंग्लिश में देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक इज नोन एज मेनी नेम्स। एग्जाम्पल, वाइज फूल, वंडरफुल मिक्सचर ऑफ contradiction, thirsty of blood, or philanthropic of blood. These are the name of Muhammad bin Tughlaq. I repeat the names of Muhammad bin Tughlaq. These are wise fool, wonderful mixture of contradiction, thirsty of blood, philanthropic of blood. These are the names of Muhammad bin Tughlaq. आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था वो 23 प्रांतों में था। द किंगडम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वाज डिवाइडेड इनटू 23 पार्ट्स, स्टेट्स। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब जो राइटर्स ने नाम दिए उसको भी देख लेते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद एक राइटर हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, मोहम्मद बिन तुगलक वाज मोस्ट क्वालिफाइड एमंग ऑल सुल्तान। क्लियर है। एमंग ऑल सुल्तान। अगले राइटर हैं एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। अकॉर्डिंग टू एल्फिंस्टन, मोहम्मद बिन तुगलक हैड सम पार्ट ऑफ मैडनेस। ये एल्फिंस्टन कह रहे हैं। ठीक है। आगे हैं एक और राइटर, इतिहासकार, डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव। इनके अनुसार उसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था। उसमें मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर है। इंग्लिश में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, ही हैड मिक्सचर ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट भी जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो अजमेर के दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो कि अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर गया था। ठीक है। क्या नाम था उनका? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। उनकी दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक वाज फर्स्ट सुल्तान हु वेंट टू दरगाह ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। वेयर इज दिस दरगाह? दैट प्लेस इज नोन एज अजमेर। वेयर अजमेर? इन राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया। क्लियर है। बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। ये कहाँ गया था? बहराइच में। किसके मकबरे में गया था? सालार मसूद गाजी। ठीक है। सालार मसूद गाजी। बहराइच कहाँ है? यूपी में। ठीक है। ही आल्सो वेंट टू टॉम्ब ऑफ सालार मसूद गाजी एट बहराइच। उस रोज जकात को छोड़कर उसने सारे कर समाप्त कर दिए। जो सारे टैक्स अभी तक लग रहे थे गयासुद्दीन तुगलक के टाइम तक, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि उस और जकात 2 करों को छोड़ दिया, बाकी सारे जो कर थे उनको ख़त्म कर दिया।
ही एबॉलिश्ड ऑल द टैक्सेस अदर देन उसरा एंड जकात। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सर्वाधिक विद्रोह हुए। दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए हैं उन सभी शासकों में सबसे ज़्यादा विद्रोह होने वाला काल इसी का था, मोहम्मद बिन तुगलक का। 33 विद्रोह हुए थे टोटल, और 33 में 27 ऐसे थे जो दक्षिण भारत की तरफ से थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन का ख्याल भी इसी वजह से आया था, क्योंकि दक्षिण भारत में विद्रोह हो रहे थे, तो उसे लगा कि दक्षिण भारत में मैं संभाल नहीं पाऊंगा दिल्ली से, तो इसने दौलताबाद यानी कि देवगिरी की तरफ प्रस्थान किया था राजधानी परिवर्तन करके। यही कारण था। देयर हैड बीन मोस्ट रिवोल्ट्स एट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, दैट इज 33। आउट ऑफ 33, 27 वर हेल्ड इन ओनली साउथ इंडिया। ओनली साउथ इंडिया मतलब कि 33 टोटल हुए, और 33 में से 27 खाली दक्षिण भारत में हो गए थे विद्रोह। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था, और हिंदुओं के त्योहारों में भी मुख्यतः होली में जाता था भाग लेने। ठीक है। ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत who used to participated in Hindu festivals, especially in होली। क्लियर। मोहम्मद तुगलक के विजयों की जानकारी हमें मिलती है राजमुंदरी अभिलेख से। ठीक है। कहाँ से मिलती है? राजमुंदरी अभिलेख से। क्लियर है। वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक्स विक्ट्रीज फ्रॉम राजमुंदरी इंस्क्रिप्शंस। From where we can get the information about victory of Muhammad bin Tughlaq? Answer will be राजमुंदरी इंस्क्रिप्शन, राजमुंदरी अभिलेख से। क्लियर। आगे चलते हैं। एक और राइटर हैं इसामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक गंगा जल को पिया करता था, गंगा जल का पान किया करता था। अकॉर्डिंग टू इसामी, मोहम्मद बिन तुगलक यूज्ड टू ड्रिंक गंगा जल। क्लियर। और अकबर, जब आप पढ़ेंगे आगे मुगल काल में, तो मुगल काल में अकबर एक ऐसा राजा था जो काफ़ी ज़्यादा सेकुलर टाइप का था। वो सभी धर्मों को सम्मान देता था, तो इसीलिए उसके खिलाफ काजी और मौलवी लोग भड़कते थे, उसके ऊपर फतवा जारी कर देते थे। ठीक है। तो उसी टाइप के फतवे मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर भी लागू होते थे, क्योंकि इसकी भी धार्मिक नीति कुछ सेकुलर टाइप की थी। ये सभी धर्मों को सम्मान करता था मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसी वजह से इसके ऊपर भी मौलवी नाराज हो जाते थे। तो अकबर के अलावा जो दूसरा अन्य शासक था मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसकी धार्मिक नीतियों के विरुद्ध काजियों ने फतवे जारी किए थे। अदर देन अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक वाज सेकंड किंग हु हैड टू फेस फतवाज बाय मौलवीज ड्यू टू हिज रिलीजियस पॉलिसीज। क्लियर है। आगे चलते हैं। 1339 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के खलीफा के वंशज गयासुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली बुलाया और उसे वहां सम्मानित किया। बाद में खलीफा का औपचारिक पत्र भी मिला था मोहम्मद बिन तुगलक को, और उस पत्र का नाम था मंसूर। ठीक है। 1339। ठीक है। किसको बुलाया था? गयासुद्दीन मोहम्मद को। और ये गयासुद्दीन मोहम्मद कौन था? मिस्र के खलीफा का वंशज। ठीक है। He called and respected to Ghiyasuddin Muhammad in Delhi in the year of 1339 AD. Ghiyasuddin Muhammad was descendant of Khalifa of Egypt. Descendant means वंशज। ठीक है। ये मिस्र के खलीफा का डिसेंडेंट था, यानी कि वंशज। इजिप्ट का खलीफा यानी कि मिस्र। ठीक है। अगला फैक्ट देखते हैं। कृषि के विकास के लिए
दीवाने कोही विभाग की स्थापना किया? किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन सा विभाग? दीवाने कोही। पूछा जाए क्वेश्चन दीवाने कोही कौन सा विभाग था, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए था ये। ही क्रिएटेड ए डिपार्टमेंट नेम्ड दीवाने कोही फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और देवगिरी का नया नाम मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद रखा था, अभी कुछ देर पहले ही बता दिया मैंने। और उसका एक नाम और भी है, कुबतुल इस्लाम देवगिरी का, ठीक है। द न्यू नेम ऑफ देवगिरी गिवन दौलताबाद, इट वाज आल्सो कॉल्ड एज कुबतुल इस्लाम। सिंपल सी बात है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं। और इब्न बतूता एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, और इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है रेहला, ठीक है। इब्न बतूता केम एट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, हिज क्रिएशन वाज रेहला। रेहला इज ए बुक रिटन बाय इब्न बतूता। आगे चलते हैं। रेहला में उसने अपनी यात्रा का विवरण दिया है, ठीक है। इब्न बतूता हैज रिटन हिज डॉक्यूमेंट्री ऑफ ट्रैवलिंग इन हिज बुक रेहला। और इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में काजी नियुक्त किया था, ठीक है। दिल्ली में काजी पद पे रख दिया था इब्न बतूता को। इब्न बतूता वाज अपॉइंटेड एज काजी ऑफ दिल्ली बाय मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर है। फिर इसके बाद थट्टा के निकट, थट्टा क्या है, एक जगह का नाम है, और वहाँ पे 20 मार्च 1351 को इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक वाज डेड, मोहम्मद बिन तुगलक डाइड, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1351 नियर थट्टा ऑन द डेट ऑफ 20 मार्च, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक वाज डाइड इन द ईयर 1351 नियर थट्टा ऑन द डेट 20 मार्च। क्लियर है। और बदायूनी ने उसकी मौत के बाद एक कमेंट किया था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ठीक है। उसकी मृत्यु के बाद ये कमेंट किया गया था, टिप्पणी की गई थी, किसके द्वारा? बदायूनी के द्वारा। बदायूनी सेड ऑन हिज डेथ, किसकी डेथ पे? मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान फ्रीड फ्रॉम हिज पब्लिक एंड पब्लिक फ्रीड फ्रॉम सुल्तान। क्लियर है। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। हरिहर एंड बुक्का एस्टेब्लिश्ड विजयनगर एम्पायर इन द ईयर 1336 एट हिज टाइम। किसके टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। क्लियर है। एकदम सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल फैक्ट है, और जहाँ पे समझाना था योजनाओं को वहाँ पे मैंने समझाया है। लेकिन अगला वीडियो जब हम मेंस के लिए कवर करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को, तो वहाँ पे इसकी योजनाओं को डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। खुरासान और कराचिल का आक्रमण भी ऐड होगा, इसकी अर्थव्यवस्था और इसके असफलता के कारणों को भी डिटेल में समझेंगे हम, ठीक है। तो अभी मोहम्मद बिन तुगलक के लिए इतना है। आज का वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा दिया है, ठीक है, जो प्री को कवर करता है मेनली। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।